Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 2nd of July 2024. First of all, we're talking about the increase in procurement by CPSEs from MSEs to Central Public Service Enterprises, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशंस होते हैं इंडिया के अंदर, जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं इंडिया के इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग। उनका जो प्रोक्योरमेंट है of MSEs, that is micro and small enterprises, वो इंक्रीज हुआ है by 46.3% शेयर तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे देखा है कि प्रोक्योरमेंट इंक्रीज हुआ है इफ यू कंपेयर इट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2018 से लेके टू 2020 के बीच में एंड 23 के बीच में। तो ज्यादातर ये प्रोक्योरमेंट जो है वो देखा गया है कि जेम के थ्रू हुआ है, दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो एमएसएमईज जो कि की फोकस एरिया है फॉर द गवर्नमेंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर भी, जीडीपी के अंदर भी। एंड हो सकता है कि उनको सपोर्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसा कि दिखाया जा रहा है कि एमएसएमईज का जो प्रोक्योरमेंट है अंडर दी पीएलआई स्कीम, जो कि और हेल्प कर रहा है उनको रिवैम्प होने में। तो एमएसएमई सब्सिडी एंड क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स to rationalizing them is also very important, जिससे मैक्सिमम रीच हम पहुंच पाएंगे। सो प्रोक्योरमेंट इंक्रीज होने से क्या होगा? प्रोक्योरमेंट इंक्रीज होने से हम देखेंगे कि एमएसईज जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनमें ग्रोथ देखी जाएगी। बेसिकली उनको ग्रो करने के लिए हेल्प मिलेगी, रेवेन्यू जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, क्योंकि एमएसई सेक्टर जो है वो लेबर इंटेंसिव है, हम देखते हैं। एंड ऑल्सो स्किल डेवलपमेंट, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के ऊपर भी हम ध्यान दे पाएंगे। इसके अलावा सप्लाई चेन जो है एमएसईज की वो भी डाइवर्सिफाई होगी एंड बेसिकली ओवरऑल हम इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। तो एमएसएमई दे अकाउंट फॉर ओवर 110 million jobs, that is 23% of country's labor force, and second largest employer है इंडिया के अंदर आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर। So MSME sector contributes 27% to the India's GDP and 38% of the total manufacturing output. So that is why it becomes very important for the inclusive growth of MSMEs. And ये जो procurement increase है by CPSEs, that is also positive for the labor intensive sector. Then next we're talking about Russian oil imports zoom to 13-month high in June. तो यहाँ पे हमने देखा 13-month high जो लेवल ऑफ इम्पोर्ट्स था ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम दी रशिया देखा गया। क्रूड ऑयल का यहाँ पे इम्पोर्ट्स दिखाया गया है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जैसे रशिया के केस में हम देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है, दैट इज 2.13 मिलियन बैरल्स पर डे। इराक के साथ देख रहे हैं तो 23 से जून 23 से कंपेयर करते हैं तो डिक्रीज हुआ है। सऊदी अरेबिया के साथ भी डिक्रीज हुआ है एंड देन यूएस के साथ भी इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज जो है ऑफ द रशिया शेयर इन द इंडियाज ऑयल इंपोर्ट, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो कि इम्पैक्ट हुआ था सैंक्शन की वजह से भी एंड ऑल्सो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं उनकी वजह से भी। तो जो कंट्री है वो इम्पोर्ट करती है 2.13 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल पर डे फ्रॉम रशिया, तो हाईएस्ट है सिंस मई 2023। सो जो इंपोर्ट वॉल्यूम्स है इराक से, सऊदी अरेबिया से, जो दूसरे टॉप सप्लायर्स हैं वहां से 24 से 25% तक डिक्रीज हुआ है। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया का जो मार्केट शेयर है वो भी डिक्रीज हुआ है बाय 9%। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो लार्जेस्ट वॉल्यूम इंपोर्ट करती है ऑफ रशियन क्रूड ऑयल एंड ऑल्सो स्टेट ओन्ड इंडियन ऑयल कंपनी। सो इंडिया के अंदर बात करते हैं कि पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। इंडिया के अंदर 3 जगह पे लोकेटेड है, जिसमें मैंगलोर कर्नाटका के अंदर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर एंड देन पडूर इन दी कर्नाटका। सो उनकी जो फ्यूल स्टोरेज है दैट इज टोटल ऑफ 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स। The next is regarding India.
इंडिया टू गेट द क्रिटिकल मिनरल एक्सेस विद ऑस्ट्रेलियन FTA। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यहाँ पे बात हो रही है विद ऑस्ट्रेलिया, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, जो कि हमें हेल्प करेगा एक बड़ी मार्केट को एक्सेस करने में। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है, जो पहले एक्टा था, एक्टा से अपग्रेड होके सीपा पे हम जा रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होगा। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स में लिथियम आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है, जिसको ईवी सेक्टर के अंदर भी हम यूज करेंगे, रेयर अर्थ मेटल्स आ जाते हैं। तो इस एफटीए के द्वारा उस पार्टनरशिप को हम इंक्रीज करेंगे, और जो ट्रांजिशन है ग्रीन एनर्जी की तरफ, उसमें भी ये हमें हेल्प करेगा। तो इंडिया ने साइन किया था ट्रेड पैक्ट 4 यूरोपियन नेशंस के साथ, जिसमें एफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, एंड नॉर्वे जो है उसमें की मेंबर है, जो कि हमें हेल्प करेगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। सो क्रिटिकल मिनरल जो है वो इम्पोर्टेंट है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए। सो इस ट्रेडिंग एग्रीमेंट के थ्रू हम बोल सकते हैं कि जो सप्लाई चेन का रेजिलियंस है वो इंक्रीज हो जाएगा पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी, एंड इंडिया को ओवरऑल हेल्प मिलेगी, जैसे काबिल के थ्रू भी हम कर रहे हैं, जिसमें जो सप्लाई है क्रिटिकल मिनरल्स का या कहाँ पे लोकेटेड है डोमेस्टिक मार्केट के लिए, हम ओवर रीच करने का ट्राई कर रहे हैं विद काबिल। सो वैसे ही जो मैपिंग है क्रिटिकल मिनरल डिपॉजिट्स की, एंड देन उन कंट्रीज के साथ FTA साइन करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। Then next, why banks are not hopping onto BBPS? So BBPS की बात करते हैं यहाँ पे, that is भारत बिल पेमेंट सर्विसेज, एंड बेसिकली पेमेंट सिस्टम है that consist of NPCI and BBL, that is NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, उसका सिस्टम ऑपरेटर है, जिसमें बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जो बिलर्स होते हैं एंड क्रेडिट इशूअर्स होते हैं, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एंड वो BBPI जो है बेसिकली उन सबको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन भी एंड फिजिकल फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म में भी, कस्टमर्स को, ताकि वो अपने बिल का पेमेंट कर पाए। तो बिल पेमेंट को अलाउ करता है डिफरेंट चीजों के लिए, ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, फिजिकली भी आप कर सकते हो। तो क्यों इसको अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें बैंक्स की बात हो रही है कि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन जो है उसमें भी डिले देखा जा रहा है। तो जो बैंक्स हैं वो भी काफी टाइम ले रहे हैं BBPS नेटवर्क को ज्वाइन करने में, जिसकी वजह से भी एक डिले क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हो पाएंगे फिर इन सर्विसेज में। तो थर्ड पार्टी जिसमें फिनटेक्स आ जाते हैं, उनका इंटीग्रेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, जिसकी वजह से कंसर्न्स यहाँ पे उठ रहे हैं। सो इंटरनेट बैंकिंग, UPI वॉलेट के थ्रू, आधार बेस्ड पेमेंट्स, तो एक रॉबस्ट सिस्टम बनाने की यहाँ पे बात की थी विद BBPS, बट इंटीग्रेशन जो थर्ड पार्टीज का है वो जरूरी है अगर ये इंटरफेस को वॉकेबल भी हमें बनाना है तो। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इंडिया आईज भारत फूड्स टू कट इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भारत आटा सब्सिडाइज्ड प्राइसेस के ऊपर, जिसमें बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट का बेसिकली ये रिटेल इंटरवेंशन है ग्रेन्स को बाय करने में, मिल करने में, एंड देन ऑल्सो उनको बेचने के लिए, जिसमें डिस्काउंटेड प्राइस पे वो उसको बेचेंगे, ताकि जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए वो वायबल हो पाए। तो 2000 crores were spent by the government on providing Bharat rice and wheat under the PSF scheme, that is Price Stabilization Fund scheme, ताकि फूड इन्फ्लेशन का जो लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है उससे वल्नरेबल सेक्शन को जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम मिनिमाइज कर पाए। तो 29 रुपीज पर KG, जबकि ग्रेन का रिटेल प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे
रोल है FCI का, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड का, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड NCCF, दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो PSF, दैट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम, इसको सेटअप किया गया था 2014 से लेके 15 के अंदर, एंड 500 रुपीज करोड़ का कॉर्पस दिया गया था ताकि बफर स्टॉक्स को मेंटेन किया जा सके एंड बेसिकली कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि रीजनेबल प्राइसेस पे उनको भारत आटा या भारत राइस हम प्रोवाइड कर पाए. तो नाफेड, NCCF एंड केंद्रीय भंडार ये प्रोसेस करते हैं, देन ये सेल करते हैं इस पूरे ब्रांड को. देन नेक्स्ट, Indian astronauts will fly to space and you can too. So Blue Origin की यहाँ पे बात हो रही है, जो कंपनी इट इज ओन्ड बाय Amazon के जो फाउंडर जेफ बेजोस हैं उनके द्वारा. एंड सेकेंड टाइम यहाँ पे होगा कि कोई इंडियन सिटीजन जो है वो फ्लाई करेगा टू दी स्पेस. सो कमर्शियल टूरिज्म, जिसमें कमर्शियल स्पेस टूरिज्म की यहाँ पे बात होती है, एंड फंडिंग रेस की गई थी थ्रू सेरा, जिसमें कैपिटल रेस किया गया सिंस 2022. सो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट ब्लू ओरिजिन एंड सेरा के एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ यही है कि यूजुअली जब हम बात करते हैं स्पेस टूरिज्म के बारे में, जिसमें हम 100 किलोमीटर्स सरफेस से लेके 100 किलोमीटर्स इन द एटमॉस्फेयर की लिमिट तक ट्रैवल करते हैं, देन रिटर्न करते हैं टू द सरफेस, जिसको हम कर्मन लाइन बोलते हैं. बट ब्लू ओरिजिन और सेरा के केस में बात की जा रही है कि जो 100 किलोमीटर्स वाली लिमिट है, दैट इज कर्मन लाइन, उसके भी ऊपर ये लोग ट्रैवल करेंगे. सो कर्मन लाइन ग्लोबली एक्सेप्टेड थ्रेशोल्ड है बिटवीन द अर्थ एंड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड द आउटर स्पेस. सो क्या डिपेंड करता है जो टूरिज्म है, स्पेस टूरिज्म है, एंड क्या वो अफोर्डेबल है कि नहीं है आगे आने वाले टाइम में. इसमें हम बोल सकते हैं कि स्पेस टूरिज्म के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। तो पहली बात ये है कि स्पेस स्पेस टूरिज्म जो है वो बेसिकली आपको एक तो रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। दूसरा हो गया कि स्पेस से या फिर मून पे लैंडिंग करने के बाद दैट विल बिकम अ बेस फॉर डी स्पेस मिशन। वो एक कारण भी इसको प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा रोल ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे काम करेगा उस पर हम लोग ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बस। तो राकेश शर्मा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट टाइम थे उन्होंने फ्लू किया था इन पे ऑर्बिटल स्पेस ऑन द सोवियत यूनियन शूज मिशन। बट इसके साथ हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी एसोसिएटेड है, क्योंकि अपर एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर. क्वेश्चन, आप फ्यूल यूज करते हो स्पेस जाने समय, वो हो गया एक। सस्टेनेबल है कि नहीं लॉन्ग टर्म में, वो होगी। दूसरा हो गया कि क्या ज़रूरत है स्पेस में ट्रैवल करने का। आपको जब फोटोज दिखते ही तो कितना महंगा है, अफोर्डेबिलिटी क्यों होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन होता है ना। क्या हो सकता है वो अलग बात है, क्यों होना चाहिए, ज़रूरत क्या है स्पेस टूरिज्म का। तो हो सकता है कि साइंटिस्ट के लिए सही हो, लेकिन फिर नॉर्मल आम पब्लिक या फिर बाकी लोग के लिए भी क्यों किया, क्यों करे। और अगर कर भी रहे तो फिर क्या जो फ्यूल यूज कर रहे हो सस्टेनेबल है, रीयूजेबल रॉकेट है, तो ये क्वेश्चन होता है। देन नेक्स्ट इसमें इज बोला है कि हाँ, कंट्रीज इंस्टीट्यूशन डिटरमाइंस इट्स सक्सेस और फेलियर, एनईटी के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
जब इंडिया के अंदर में स्टेट्स है, दे आर जोग्राफिकल लोकेशन एज वेल एज द एरिया इज कंपेरेबल टू द ईस्ट वेस्ट जर्मनी नॉर्थ साउथ कोरिया एक्सेट्रा, अलग अलग जगह, लेकिन तब भी वहाँ देखा जाता है कि कल्चर सेम है, नेचुरल रिसोर्सेज सेम है, लेकिन इंस्टीट्यूशन अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया का इंस्टीट्यूशन अलग है, लोग सेम है, कल्चर सेम है, इंस्टीट्यूशन अलग अलग है, इसी कारण कितना डिफरेंस हो जाता है। वैसे ही इंडिया के अंदर में इंस्टीट्यूशन क्रिएट्स और बिल्ड्स अ नेशन। इसीलिए और इसमें पूछा जाता है एनईटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन द मेडिकल सेक्टर, उसमें फीस 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ तक जा रहा है। तो वो जो नॉर्मल सिटीजन है, वर्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और दूसरा कि स्कैम के द्वारा जो 50,000 गवर्नमेंट सीट है उसको भी एक तरह से सरकमवेट किया जा रहा है। हम्म। सब जो टीचिंग का एक आया है इसमें, फॉर एग्जांपल कांस्टेबल, म्यूनिसिपैलिटी, इवन प्यून हैव मैसिव ओवर ऑब्लिगेशन, हायर क्वालिफाइड एस्पिरेंट desperate to get these post। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपके पास स्किल जो है और जो ओवर स्किल्ड आप है कुछ कुछ जॉब के लिए, और कुछ जॉब के लिए अंडर स्किल्ड है, तो देयर इज स्किल मिच मैच इन द मार्केट स्पेस। तो इसमें And मतलब गुड इंस्टीट्यूशन के लिए सक्सेस होना इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रोड्यूसिंग यू शुड प्रोड्यूस मेरिटोसिस इंजीनियर, ड्राइवर, गवर्नमेंट सर्वेंट, डॉक्टर। ये तभी होगा जब स्कैम कम होगा, ओपेकनेस कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंक्लूसिव रहेगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगा। हाँ हाँ, बोलो। एंड इसमें इसका क्या मतलब है जो यहाँ पे बोला जा रहा है कॉस्मेटिक मेजर्स, ये बियॉन्ड जाओ। कॉस्मेटिक मेजर मतलब हो गया कि आप खाली सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म ला रहे हैं फॉर डेटरेंट, फॉर एग्जांपल पेनल्टी इम्पोज करने के लिए 1 करोड़ रुपीज फाइन 10 years। लेकिन वो कॉस्मेटिक हो गया ना, कि आप लॉन्ग टर्म नहीं हुआ, वो हो गया कि हाँ डेटरेंट है, लेकिन क्यों हो रहा है, रूट कॉज क्या है, उस पर आप फोकस नहीं कर रहे कि एम्प्लॉयमेंट है, कोची माफिया है। अगर फॉर एग्जांपल 1,000 करोड़ का इंडस्ट्री है चीटिंग में, और 1 करोड़ रुपया फाइन भी है, अगर 2 जन को भी आप लेंगे तो सिर्फ जेल भी चल जाएगा, तो उसको अगर जेल भी चल जाए तो क्या फर्क पड़ता है उनको। लेकिन जो 6-7 जन का जो सुसाइड हुआ उनका जिम्मेवारी कौन है? तो ये बियॉन्ड कॉस्मेटिक मेजर यू शुड मूव फ्रॉम, वी शुड मूव फ्रॉम। हम्म। एंड उसमें जो बच्चे टारगेटेड भी होते हैं वो ज्यादातर मिडिल क्लास के ही होते हैं। हम्म हम्म। इससे बात हो रहा है कि विल इंश्योर कंप्लीट सिनर्जी विद नेवी एयरफोर्स, सेज आर्मी चीफ। तो comparable to the big countries China, US, Russia, India does not have a unified command still। बात हो रहा था थिएटराइजेशन ऑफ द कमांड, तो वो भी चल रहा है बात। उससे फायदा क्या होगा? सिनर्जी बढ़ेगा। तो इसी बात हो रही है कि वी विल इंश्योर कंप्लीट सिनर्जी। सिनर्जी बढ़ने से ऑपरेशनल चैलेंजेस, स्टेट ऑफ आर्ट वेपन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन अ वेरी रिसोर्सफुल मैनर। अगर फॉर एग्जांपल 30,000 करोड़ रुपीज बजट आया है, तो उसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको देंगे? अभी क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है? ड्रोन खरीदने में, साइबर कैपेबिलिटी बढ़ाने में, फिर आप प्रचंड हेलीकॉप्टर लेने में, राफेल लेने में, या फिर शिप लेने में, सबमरीन लेने में। तो ये अलग अलग डोमेन है ना, उसमें कंपटीशन होता है अभी, कि अगर कॉर्पस मिला तो सबको चाहता है कि मेरा कैपिटल एक्विजिशन जल्दी हो। तो सिनर्जी से क्या होगा कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, वो पहले खरीदाएगा, उसके बाद बाकी सब। तो इंडिजिनियस इनिशिएटिव बढ़ाया जाएगा। वॉर सिस्टम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इन द कंट्री, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, और स्लोली टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग वेरी फास्ट। तो इसलिए दूसरा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा वॉर के समय में। हम्म।
फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स ऑफ सबमरीन बिट्स एंड द प्रोजेक्ट 75I। तो ऐसा नाम रहता है 75I, एक और एक्स में। तो ये सब सबमरीन प्रोजेक्ट है। 43,000 करोड़ मेगा सबमरीन जर्मनी के साथ किए जा रहे हैं। देयर टू कंटेंट, दो कंटेंट इसमें, एक नवांशिया स्पेन के और जर्मनी के। अब ये सबमरीन डिजाइन होगा ऑफर्ड बाय TKMS, मतलब जर्मनी वाले जो हैं उन्होंने भेजा। मोजेंगो डॉक यार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी डिफेंस और सिक्योरिटी पर GS से पथरी पड़ते हैं तो इनका नाम होना चाहिए। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग द सबमरीन एंड इसमें और फ्रेंच शिप्स। आता है ना, कोलैबोरेट, फ्रेंच कंपनी के साथ एग्रीमेंट है। वो अलग है, वो अलग वाला है। ये बात हो रहा है 75I का बात हो रहा है, आई। जिसमें दो कंपनी अभी कोलैबोरेशन करने बात कर रही है, बिल्डिंग हो रहा है 43,000 करोड़ उसके ऊपर में। तो उन्होंने बोला है, तो अलग अलग कंपनी चाहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट रहे तो डिजाइन डिजाइन देंगे, कोई बोलते हैं कुछ ऑफर देते हैं, ऑफर वाला बात हो जाता है इसमें। आपको डिजाइन के साथ ऑफ ऑफ देंगे, 20% ऑफ, या फिर इंजन के आपको फ्री में देंगे, ऐसा कुछ होता है सब में। एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन तो सब चाहते हैं कि उनको मिले। तो फर्स्ट सबमरीन शुड हैव इंडिजिनस कंटेंट। और इंडिया क्या बोलता है इसमें, दो चीज बात करता है इंडिया, कि अब डिजाइन में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जब भी लिखते हैं तो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडिया में बनाना कुछ बड़ा बात नहीं, कि मेक इन इंडिया बड़ा बात नहीं है, लेकिन मेक इन इंडिया के साथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करना ना, ये नहीं हो पाता है। कोई कंट्री चाहता नहीं कि सबमरीन टेक्नोलॉजी कोई और कंट्री को दे, लेकिन इंडिया बोलता है कि आपको हम प्रोजेक्ट देंगे 43,000 करोड़ का, लेकिन आप ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी करिए। दूसरा, इंडिजिनस कंटेंट बनना चाहिए। आपको जो रिसोर्सफुल मटेरियल लेना है बनाने के लिए, आयरन हो गया, स्टील हो गया, कुछ और, तो आप MSME सेक्टर जो इंडिया के अंदर है ना, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो लिखा है 45% शुड हैव इंडिजिनस कंटेंट शुरू में, उसके बाद 60% होना चाहिए छठे सबमरीन के पास। इससे फायदा क्या होता है, कोई भी सबमरीन में 100% नहीं हो सकता, वर्ल्ड वाइड ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि 100% खुद का ही है। US का भी नहीं हो सकता, चाइना का भी नहीं हो सकता, किसी का नहीं। कहीं ना कहीं आपको लेना ही पड़ता है बाहर से। अब लेकिन इसमें कंपटीशन होता है, किसी का 90 है, किसी का 80 है। जितना ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट होगा उतना आप आत्मनिर्भर बनेंगे, उतना ज्यादा आपका MSME सेक्टर में वापस पैसा, वापस मनी ट्रैवल करेगा, और ऊपर ओवरऑल आपका जो MSME सेक्टर है वो स्ट्रेंथन हो। ठीक। तो हम लोग फोकस मोस्टली समरी में क्यों कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जो बोला जाता है इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन है, दे विल बी अ वेरी हॉट बेड फॉर सबमरीन एक्टिविटी। चाइना भी यूज करता है, US भी यूज कर रहा है ऑकस, जो हम लोग डील, इट वाज अ डील बिटवीन UK, ऑस्ट्रेलिया एंड US रिगार्डिंग न्यूक्लियर सबमरीन। और सबमरीन इट इज अनडिटेक्टेबल। न्यूक्लियर सबमरीन यूज करेंगे तो आपका जो फ्यूल चेंज नहीं करना पड़ेगा अगले 20 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक फ्यूल चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यू आर प्रैक्टिकली अनडिटेक्टेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन। और आपके पास न्यूक्लियर ट्राइड हो सकता है, लैंड, एयर एंड एज वेल एज सी, और दूसरा अंडर सी भी। तो एक फायदा हो जाता है कंट्री को। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I की। तो मेजर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? प्रोजेक्ट 75I और 75I अभी हो रहा है, इसमें 6 सबमरीन है। ये वाला डीजल इलेक्ट्रिक होगा ये। और डीजल। 75 वाले होंगे। हाँ। हाँ, डीजल इलेक्ट्रिक है। हम्म। और जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो खुद का है, जो अरिहंत क्लास है, उसमें 3 है। तो और 75 प्रोजेक्ट 75 जिसकी हम बना रहे हैं, हाँ, स्कॉर्पियन क्लास। अटैक सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। मिक्स बैग रहेगा, न्यूक्लियर सबमरीन भी रहेगा और ये भी रहेगा। हम्म। फॉर डेमोक्रेट प्लान बी, 4 महीने है अमेरिका इलेक्शन का, नवंबर में इलेक्शन होगा। और कैन दे एलिवेट अ न्यू कैंडिडेट टू टेक ऑन डोनाल्ड ट्रम्प। तो बोला जाता है कि डिमेंशिया बढ़ते जा रहा है जो बिडेन का, अगर उनका हेल्थ क्राइसिस अगर है नहीं, और वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो पोल्स पुअरली, whether it is because old-fashioned misogyny leads to racism or sidelining by the Biden inner circle, endless cheap fake videos of her laughing
जो भी बात यहाँ पर है कि ये कैंडिडेट सबका वैसे ही होता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कैमला हैरिस है तो आप इसमें कोट एंड कोट आप बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर ही ऐसा वीडियोस बनता है, ट्रम्प के ऊपर भी बनता है, बाकी से ही बनता है। अगर ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक के पास अगर ऑप्शन नहीं होता है तो फिर वो तीसरा कोई जन उतारे नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सेकेंड टाइम आफ्टर 2020 इलेक्शन यूएस में बहुत ज़्यादा पोलर और डिवाइसिव इलेक्शन है, सबसे ज़्यादा। एलजीबीटी के राइट्स, अरब मुस्लिम पॉपुलेशन, माइनॉरिटीज, अलग अलग सब कोई डेमोक्रेटिक पार्टी में वोट करते हैं। रिपब्लिकन में कुछ कुछ एरियाज में अभी 50-50 हो गए इंडियंस, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में। पहले डेमोक्रेटिक की तरफ थे, लेकिन डेमोक्रेटिक का स्टैंड जो रहा है एंड रेसिज्म के तरफ में, वो तो रिपब्लिकन का में रहा है, लेकिन डेमोक्रेटिक का स्टैंड रहा है कश्मीर हो गया, पैलेस्टीन हो गया, फिर दूसरा कि एंटी हिंदुइज्म हो गया, फिर इंडियन सेंट्रिक वॉइस को कर्व करने का, बात करने का, वो लगातार प्रोपागेंडा प्रमोट करने का डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके अलाइड जो मीडिया सर्कल है। तो उसी कारण इंडिया का स्टैंड, इंडियन लोगों का स्टैंड डिफरेंट हो गया, थोड़ा सा मिक्स बैग हो गया रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में। तो रिपब्लिकन में अभी डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ऊपर केसेस भी है, और डेमोक्रेटिक पार्टी में डेमेंसी है। तो ओवरऑल वहाँ पर जो वोटिंग है इट विल बी वेरी पोलराइज्ड सबसे। नेक्स्ट। RBI, it reports frames RBI report frames a banking system in good health. तो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम जिसमें देखा गया कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं उनका लेवल डिक्रीज हुआ है, 12 ईयर लो देखा गया। तो डिफरेंट सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, पर्सनल लोन कैटेगरी, वहाँ पे बैड लोन्स का नंबर डिक्रीज हुआ है। एंड जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर की बात करते हैं और कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे अभी भी उनका नंबर देखा जा रहा है कि हाई है। तो एफएटी हम्म। की भी रिपोर्ट में रिसेंटली देखा था कि जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, उसकी उसका जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है काफी ज्यादा इंक्रीज होता हुआ उसको देखा गया था। एंड जो रॉबस्ट वर्किंग है वो देखी गई थी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जिसमें साइबर क्राइम के साथ कैसे डील कर रहे हैं, देन ओवरऑल जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इम्पैक्ट को कितना ज्यादा हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो उससे भी हम बोल सकते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का ओवरऑल, उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस जो है पब्लिक का भी एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी, वो भी इंक्रीज होगा। हाँ, हम्म। Delhi downpour not to due to the cloud burst but was close to one. हाँ, इसमें बोलते IMD defines cloud burst as extreme amount। तो ये जो लिखा हुआ है नीचे में क्लाउड बर्स्ट, इट इज पार्ट ऑफ GSA 3 डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके अंदर में अलग हीट वेव, क्लाउड बर्स्ट से लेकर के साइक्लोन, मॉनसून, फ्लड, अर्बन फ्लडिंग, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सब आएगा। कैसे इंडिया में गाइडलाइन है, क्या कर सकते हैं, IMD कैसे डिफाइन करते हैं, वो होना चाहिए। तो शॉर्ट पीरियड 100 mm के ऊपर अगर 1 घंटे के अंदर होता है, विच इज रेयर, तो भी इसको डिक्लेयर किया। एंड ओरोग्राफिक टाइप रेनफॉल की वजह से होता है, आई थिंक। कन्वेंशनल हो गया कि आपको इन द डे, कन्वेंशनल मतलब हो गया कि द एयर राइजेस, और उसके बाद फिर बेसिकली हम बोल सकते हैं कि लेट रिलीज टू द, हाँ, वार्म एयर होती है कन्वेंशनल, और जो हाँ, बोलो। हाँ बोलो। कन्वेंशनल में हो कि वार्म एयर राइजेस और स्लोली इट गेट्स वार्मर, और ह्यूमिडिटी इंक्रीज जब करता है, तो जब ऊपर जाते हैं भाई ह्यूमिडिटी डिक्रीज होता है, देन इट फॉर्म्स वाटर, इट फॉर्म्स layers of water across the जो पार्टिकल्स है, हम्म। स्टैंडर्ड पार्टिकल्स, फिर आप डाउनपोर होता है। ओरोग्राफिक होता है रेनफॉल, इट इज रिलेटेड टू द ट्रैवलिंग ऑफ द विंड इन द अपवर्ड, कैटाबैटिक और एनाबैटिक से रिलेटेड है ओरोग्राफिक। हाँ।
रेनवर्ड साइड के ऊपर जाते हैं तब होता है एक ही ओरोग्राफी। साइड माउंटेन के राइज होता है और फिर जब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है कि जो क्लाउड है वो उतना मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पा रहा, तो हम देखते हैं कि विंडवर्ड साइड होती है जिसमें जो बेसिकली रेनफॉल रिसीव करती है, और फिर लीवर्ड साइड होती है जिसपे रेनफॉल नहीं हो पाती है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल। हम्म। Why TIS dismissed over 100 employees and why decision was reversed? तो टिस दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, यहाँ पे देखा गया था कि 55 टीचर्स एंड 16 नॉन टीचिंग स्टाफ को डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि आगे जो ट्रस्ट है वहां से फंडिंग नहीं मिली थी। एंड जो टिस है, अगर उसके फाउंडेशन की बात करते हैं तो 1936 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के थ्रू उसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी उसको डिक्लेयर किया था अंडर द यूजीसी एक्ट ऑफ 1956। एंड कोई भी अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी है दैट इज रिसीविंग मोर देन 50% ऑफ फंडिंग फ्रॉम द सेंटर, तो यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो उसका परव्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन उठता है कि जब पहले फंडिंग नहीं आई एंड देन बाद में एकदम से जब फंडिंग को अप्रूव कर दिया गया, तो देखा गया कि सडन जो डिसमिसल था इन टीचिंग स्टाफ्स का, तो जॉब सिक्योरिटी को कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं उनकी। आपके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन उठेगा यहाँ पे? इसमें इंस्टीट्यूशन का हो गया, फिर कैसे जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होता है उनका रेगुलेशन कैसे होना चाहिए, फिर क्राइटेरिया क्या है, जनरल है मतलब हम्म। स्पेसिफिक नहीं। इसमें क्वेश्चन था कि लोकसभा के माइक को कौन कंट्रोल करते हैं। हम्म। तो राहुल गांधी को कहते हैं कि व्हेन ही वाज क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट ऑन द नीट एग्जामिनेशन, ओम बिरला, he accused Om Birla of switching off the mic. So each MP is provided with a microphone switch set on their desk. Up when a member wants to speak, they raise their hand, or while pressing the gray button, the mic is activated from the control room only when the member has been permitted by the speaker to speak. So LED ring around the button lighting up in the red, and LED on the top of the microphone going red. Thus, turning off the mic constitutes breach of privilege. तो कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट उन्होंने बोला कि माइक वॉज टर्न ऑफ व्हेन ही वाज स्पीकिंग। Article 105 and 194 don't talks about privilege of the MPs. 105 लोकसभा राज्यसभा के लिए, 194 लेजिस्लेचर के लिए। लेकिन इसमें वो भी बात किया जाता है कि द प्रिविलेज एंड पावर्स टू मेंटेन डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द हाउस रिसाइड्स विद द स्पीकर एंड द प्रिविलेज इज नॉट कोडिफाइड, इट इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली। तो स्पीकर के पास डिस्क्रिप्शन पावर रहता है ज्यादा। और तो एक तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इन दिल्ली, नेशनल कैपिटल अंडरगोइंग फास्टेस्ट अर्बन एक्सपेंशन। तो नेचुरल टोपोग्राफी कीवर्ड, तो इसको डाल देना। नेचुरल टोपोग्राफी अपार्ट फ्रॉम ड्रेनिंग पैटर्न। यहाँ देखो नीचे में मिंटो ब्रिज है, ये जो मिंटो ब्रिज था एक तरह से ये नीचे है, तो पानी यहाँ जम गया, तो यहाँ बनना नहीं चाहिए था, यहाँ पर फ्लाई ओवर होना चाहिए था ओवरऑल। यहाँ पे यही बात हो रही लेकिन है, फ्लड प्लेन है, ऑलरेडी लो लाइंग एरिया। हाँ, तो वहाँ वहां पर पे आप और अंदर जा रहे हो, हाँ। टनल बना रहे हो। तो वही बात है ना कि इसमें आप जब बनाते हो तो जल बोर्ड, फिर कंस्ट्रक्शन, गेल की जल बोर्ड बाईपास हो रहा है, गेल का टूट रहा है, गेल बना रहा है, जल बोर्ड का टूट रहा है ओवरऑल। हम्म। कोऑर्डिनेशन सिनर्जी इसका चैलेंजेस है। नेचुरल टाइपोग्राफी आप स्टडी नहीं करते, हाइड्रोग्राफी स्टडी नहीं की है, उसका फिर आप बनाना स्टार्ट करते, तो ये सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था, बाकी जगह कंट्रीज में भी ऐसा है। लेकिन चैलेंजेस ये है कि अभी वो फास्ट मूवमेंट है टेक्नोलॉजी का, तो आपके पास कम समय होता है ज्यादा अर्बनाइज करने का समय। हम्म। पहले के पास लोग के पास ज्यादा था समय, लेकिन अभी कम है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, रन ऑफ वाटर, लैंड सरफेस इट कैन एब्जॉर्ब, ड्रेनेज सिस्टम को कैसे आप इनएडिक्वेट है अभी तक में। कंक्रीट नालास, इट हैज बीन डन टर्न इनटू सीवेज डंप। कंस्ट्रक्शन इन लो लाइंग एरियाज, वहां पे प्रॉब्लम है। दिल्ली फ्लड प्लेन बिगन एज अर्ली 1900, इट हैज बीन यूज्ड फॉर बिल्डिंग ब्रिजेस एंड मच मोर। तो मेंटेनेंस कॉस्ट का इशू है।
Concretization leaves very little room for the rainwater to percolate into the soil. ये भी एक चैलेंज है. Storm water drain जो होता है, it is converted into sewer and land has been concretized. तो कहाँ पे जाएंगे? सबको चाहता है कि मेरे जगह से नाला पार नहीं हो और मेरे आगे से नाला पार नहीं हो, और नाला हो तो वो छोटे हो ताकि गाड़ी लगा सके अपने घर के सामने में अलग से. तो अब या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो नाला बना भी रहे ना उसको ढक सकते हैं, गाड़ी भी लगा सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, तो नाला छोटा पतला होता है, इसी कारण इट ओवरफ्लोस. एंड तो ऑल रादर, में भी हाँ, rather than Delhi Master Plan 2040, water master plan is also important. Water bodies should be again recharged. It is a valuable asset. ताकि आप, और दूसरा ब्लॉक करना चाहिए ड्रेन्स की सॉलिड वेस्ट वहां जाए नहीं. डीकॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए, लोंग अलाइंग एरियाज में आप स्टडी करना चाहिए, टेरेन मैपिंग होना चाहिए. बोल. एंड इसमें यही बात हो रही है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस क्राइसिस के टाइम पे कि हम सारा वाटर को पंप आउट कर रहे हैं. तो जो टेरेन मैपिंग आप बोल रहे हो, तो वैसे ही होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फ्लो के अकॉर्डिंग इन ब्रिजेस को बनाना चाहिए, टनल्स को बनाना चाहिए. हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. मुंबई का दिया हुआ है, कोची केरला दिया हुआ है, सबका प्रॉब्लम दिया हुआ है हर एक जगह. तो इसको हम उठा लेना एक बार. ठीक है. ये अर्बन प्लानिंग सिटी जीएस वन में भी आएगा, 3 में भी आएगा, मतलब ये मिक्स रहेगा. तो ये केस स्टडी हो जाएगा एक तरह से. अलग से इसको डाल देना दिया. ठीक. सब चीज में था. देन जो हाउ. शॉर्ट में बता. हाँ, मैं डाल दूंगी. हाउ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रेन इम्प्लांट टू कंट्रोल एपिलेप्टिक सीजर्स. तो इसमें बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर को यूज किया जा रहा है. पहले इसको आप चेस्ट पे लगाते थे एंड देन वायर्स के थ्रू आप ब्रेन पे लगाते थे, जो भी आपकी इन्फेक्शन की, जहाँ पे भी आपको सीजर हो रहा है उस साइड पे. बट अभी डायरेक्टली ब्रेन में हम इम्प्लांट कर रहे हैं इसको सर्जिकली. एंड देन वहां पे हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस भेजते हैं ब्रेन को, ताकि जो एपिलेप्टिक सीजर की वजह से पल्सेस भेजी जा रही है ब्रेन के अंदर, उनको आप डिसरप्ट कर पाए, जिसकी वजह से आप सीजर्स को रोकने की बात कर रहे हैं. यहाँ पे चार्ज भी हो सकता है ये वायरलेस हेडफोन्स के थ्रू. तो यही बात हो रही है इसमें कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, पहली बार इनका यूज नहीं किया गया है. पहले भी यूज किया गया था एपिलेप्सी कंडीशन के लिए, जिसमें कोई पर्सन बेसिकली होता है, वो अपनी मसल्स की फंक्शनिंग ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि एबनॉर्मली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजे जाते हैं उनके ब्रेन के अंदर, वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं नेचुरली, जिसकी वजह से आर्म्स एंड लेग्स में स्टिफनेस हो जाती है, टेम्परेली कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है उनके लिए, स्पेलिंग कुछ कुछ वो बोलने लगते हैं उस टाइम के लिए. तो उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स को यहाँ पे यूज किया जाएगा. बट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो ब्रेन सर्जरी से अगर उसको कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, जिसमें ब्रेन सर्जरी की कॉस्ट यहाँ पे बताई गई है 20,000 से 30,000 के बीच में. बल्कि न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं तो 12 lakhs तक है. तो उसको हर केस में हम यूज नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली अफोर्डेबल भी नहीं है वो सबके लिए. सो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स को यूज किया जा रहा है. नेक्स्ट, होशोर एयरपोर्ट बिकम रियलिटी. होशोर कहाँ पे था? बैंगलोर के बगल में था. जो कल पढ़ लेते हम लोग, कर्नाटका में बेंगलोर. हाँ, वो इसको डेवलप किया जा रहा है एज अ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बैंगलोर. एक तरह नोएडा बनेगा बैंगलोर के, दिल्ली के लिए. वैसे बैंगलोर के लिए नोएडा बनेगा साउथ में. तो डीजीसी बात कर रहे थे, वहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा रहा था. तो उसमें अथॉरिटीज भी, स्टेट इंडस्ट्री प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिपकॉट. यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्योंकि वो ऑलरेडी बेंगलोर के पास है, तो बेंगलुरु में भी अपना एयरपोर्ट है. तो डीजीसीए के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहाँ पे अगर 150 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे कोई सिविलियन एयरपोर्ट है, तो कोई दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आप नहीं बना सकते हैं. तो उसके लिए जो सेंटर है वो डिसाइड करेगा, एंड केस टू केस बेसिस पे जो गवर्नमेंट है वही डिसाइड करती है. तो इस केस में भी अभी उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या उसको बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियल टाउन है, कंपनीज है डिफरेंट, जैसे टाटा, टीवीएस, टाइटन, रोल्स रॉयस. तो क्या यहाँ पे बनाना बेनिफिशियल होगा भी हमारे लिए, उसकी बात हो रही है. एंड ऑल्सो 3,000 MSMEs प्रेजेंट है इस पूरे रीजन के अंदर.
हम्म तो कुछ केसेस है जिसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को अलाउ किया गया था एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट होने के बाद भी। हम्म What is on the agenda for 16th Finance Commission? तो 16 फाइनेंस कमीशन 26 से लेकर के 30 के बीच में रहने वाले। 15 वाले के जो रिकमेंडेशन इट इज बीइंग फॉलोड फ्रॉम 21 टू 26। उसमें दो रिकमेंडेशन था, 20 और 21 के लिए, और बाकी 21 से लेकर 26 के लिए। तो इसमें टैक्सेशन का बात हो रहा था, कैसे आप इसको इंक्लूड करेंगे, रिड्यूस द यूएलबी टैक्सेस रेवेन्यू। तो आप कैसे इंक्रीज करेंगे यूएलबी, मतलब अर्बन लोकल, उनका रिड्यूस हो गया था जीएसटी के आने के बाद से, कैसे आप इसको इंक्रीज वापस से करेंगे। कैसे जो पैरेलल एजेंसीज है दे आर इमैस्कुलेटिंग लोकल बॉडी गवर्नमेंट बोथ फाइनेंशियली ऑपरेशनली, और लोकल बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि पैरेलल एजेंसी उनके जो पावर्स है उसको यूज करके इट डिस्टॉर्ट द लोकल बॉडीज रूल। फॉर एग्जांपल पैरास्टेटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बोर्ड हो गया, अलग अलग बोर्ड हो गया, एसपीवी हो गया, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जैसे हम लोग स्मार्ट सिटी मिशन में देखे, स्पेशल पर्पस व्हीकल कैसे ओवर पावर कर रहा है लोकल बॉडीज को। तो एमपी लैड फंड, इसको कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, सेंसस का रोल इसमें आएगा, कलेक्शन कैसे कर सकते हैं और अच्छे तरीके से, और दूसरे की ग्रांट या कुछ स्पेसिफिक एरिया है जहां पर फोकस कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, जीएसटी कलेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर। तो इसी बात हो। We can continue in the next session. हम्म इसमें लिखा हुआ है इंडिया इज इजराइल इज फेसिंग अ स्ट्रेटेजिक डिफीट, हाँ, इन गाजा। तो ओवरऑल 3 एरिया बात करना है इसमें। पहला बात ये कि इजराइल वाज टॉकिंग कि जो वॉर होगा इट विल वेरी लिमिटेड, स्मॉल, और उसमें ज़्यादा ह्यूमन इम्पैक्ट होगा नहीं, और आप जो भी लॉन्ग टर्म सोचे थे कि हमास को खत्म करने का वो कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर displacing Palestinian people from that region, targeting strike on Hezbollah as well as in Gaza against Hamas, तभी नहीं हुआ। दूसरा, ईरान is also not content right now. Iran is still supporting different kinds of militias against Israel. दूसरा कि इसराइल के साथ जो डील हो रहा था पहले रिगार्डिंग अब्राहम अकॉर्ड, बहरीन के साथ, यूएई के साथ, नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद सऊदी अरेबिया, वो भी एक तरह का बैकड्रॉप चले गया आफ्टर इजराइल गाजा वॉर, हमास वॉर। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर में उनको सैंक्शन करने का बात हुआ, अलग अलग कंट्रीज के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, तो उनका जो एक सॉफ्ट पावर था इसराइल का, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो दे फेस्ड ब्रंट फ्रॉम द नॉर्मल सिटीजन, कि उनका जो मेथड है वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया कि बिंग अ रूथलेस मैकेनिज्म, ग्लोबल आइसोलेशन फॉर इस कंडक्ट ऑफ वॉर, एक क्वेश्चन हुआ। नॉर्मलाइजेशन का इशू बात कर लिए, ये भी हो गया। दूसरे, फिर पैलेस्टीनियन क्वेश्चन पर वहां पर उठा कि पैलेस्टीनियन को कंसिडर करना चाहिए स्टेट, तो मैक्स मेजोरिटी ऑफ द यूएन मेंबर दे सपोर्टेड टू स्टेट सोल्यूशन, जो इंडिया का स्टैंड भी यही रहा है। तो ओवरऑल वॉर के बाद पैलेस्टीनियन स्टेट हैज बीन मोर काइंड ऑफ अ नॉर्मलाइज इन द आईज ऑफ द पब्लिक, जो पहले नहीं था। तो ये देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी डिलेमा जो है इसराइल का वापस से सेम ही रह गया। हाँ, ये बोल सकते हैं कि इसराइल जैसे चाहता था, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि हमास को और पैलेस्टीन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो उनके लिए सॉल्यूशन था। बट एंड में फिर बात वही हुई कि टू स्टेट सॉल्यूशन ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नजर आता है बाकी वर्ल्ड को भी। और भी जो आपने एलिमेंट्स बोले वो भी, कि स्ट्रैटेजिक डिफीट मतलब कीवर्ड है। हाँ, सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, न्यू क्रिमिनल लॉ टेक ओवर द अनरेडी सिस्टम। तो इसमें कितना अलग अलग एरियाज है कि लोग के अंदर अवेयरनेस नहीं है न्यू क्रिमिनल सिस्टम के, प्लस ऑलरेडी जो आईपीसी और सीआरपीसी थे उसमें अवेयरनेस नहीं था, तो लॉयर्स, पुलिस और जो ओवरऑल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वो
एक तरह का इम्पिडिमेंट था पीपल्स के लिए, क्योंकि पता नहीं लोकल लॉज में आपका कन्वर्शन नहीं है, हिंदी में नहीं है, ना ही कि वो बांग्ला में, ना ही कि वो कन्नड़ में है। तो जो वनरबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं यूज टू नहीं था। अब नया एक्ट में तो और हो गया। दूसरा चैलेंजेस की इन्फोर्स कैसे करें, वो एक चैलेंजेस है। दूसरा कि इसमें हुआ कि इसका जो वर्ड्स है इसमें भी आज भी किसी किसी चीज में बोला जाए तो डिफाइन नहीं है, बेल क्लियरली डिफाइन नहीं डिफाइंड। है, फॉर क्लियर डिफाइन एग्जाम्पल, नहीं है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं कि एनी इशू या क्राइम विच लीड्स टू वायलेशन ऑफ इंडिया सोवरेनिटी, तो उसका प्रॉपर जो माइन्यूट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डेफिनेशन होना चाहिए, वहां पे वी आर सीइंग देयर इज एम्बिग्विटी। और एक बोल रहे हैं कि जो 75% ऑफ दीज न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, जो पुराने लॉज है उसी से एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, वर्बैटम। तो हम्म। एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर 75% ऑफ द पोर्शन इज एग्जैक्टली द सेम, तो क्या उन्हीं को हम रिफॉर्म करके, पहले वाले लॉज को रिफॉर्म करके, क्या हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेके आ सकते थे? या हमें क्यों इनको, मतलब एक तरीके से वी आर जस्ट नेमिंग देम, नेम्स चेंज कर दिए हमने लॉज के। तो डी कॉलोनाइजेशन के लिए हम यहाँ पे फिर वो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं कि डी कॉलोनाइजेशन के लिए ये एक स्टेप या एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रहा है। दूसरे से बात हो रहा है कि इससे बात हुआ कि सीसीटीएनएस, साइबर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनसीआरबी का रोल, रोल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द पुलिस, बीपीआरडी से लेकर के जो ईएफआईआर हो गया, तो वो सब क्या अभी एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है? जब हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग कि फोरेंसिक होना चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए फॉर द साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। उसके लिए फोरेंसिक यूज होना है, फोरेंसिक के लिए स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और कॉर्पस ऑफ फंडिंग होना चाहिए, ये तीनों हैं। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन उठता है। लेकिन लास्ट में वी कैन डिस्कस कि ये एक राइट स्टेप है, और कैसे इसके बाद जो डीकोलाइजेशन एक्टिविटी वो बढ़ेगा। इसको जो लॉज को इसको आप लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ न्यू जीपीटी लर्निंग और लैंग्वेज मॉड्यूलेशन। तीसरा कि फोरेंसिक आने से मोर एंड मोर एविडेंस बेस्ड पर और ऑब्जेक्टिविटी आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ करेंगे। इन्वेस्टिगेशन लाया गया, प्लस रेट्रिब्यूटिव। इसमें जस्टिस सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि पेनल्टी पे डेटरेंट है, जस्टिस रिफॉर्मेटिव भी बात हुआ है इसमें कि अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई चोरी या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व है इलीगल एक्टिविटीज में और छोटे हैं, बड़े स्केल पर नहीं है, तो देर इज ए प्रोविजन फॉर कम्युनिटी सर्विस। तो ओवरऑल दिस न्यू क्रिमिनल लॉज इज अ स्टेप अहेड। बस इसमें रिफॉर्म और चाहिए लॉन्गर रन में, और वो होते रहे जैसे जैसे इंटरवेंशन हो। और नेक्स्ट। इम्प्लीमेंटेशन में भी हम बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस पे हमने कितना ध्यान दिया है, मतलब बोथ पुलिस एंड जुडिशियल ऑफिशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनका क्या प्रिपेयर्डनेस लेवल है। तो जैसे कि बोला कि ट्रेनिंग भी दी जा रही है स्पेसिफिकली पुलिस ऑफिशियल्स को, तो वो अगेन उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है और उससे हमें कितना फायदा हो रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे प्रिपेयर्डनेस एक एलिमेंट है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। हम्म। Then next is ग्लॉसिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ बोल। regarding the glossing over unemployment। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 8% जीडीपी ग्रोथ हुआ था लास्ट ईयर, बट क्या इनफ अमाउंट में हमारे पास जॉब्स क्रिएट हो पाए, एंड जो वेल्थ इनइक्वालिटी का गैप है क्या वो कम हुआ है या बढ़ा है? तो यहाँ पे ये बात हो रही है के शेप्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, जिसको देखा गया है, जिसमें सिर्फ कुछ लोगों की इनकम और जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होती है, बट मेजॉरिटी की जब बात करते हैं तो वो डिक्लाइन ही देखा गया है उसके अंदर। एंड इनकम इनइक्वालिटी है जो कि हाईलाइट किया हमारे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ऑफ 2022, जिसमें बताया कि टॉप 10% जो है वो 75% ऑफ नेशनल इनकम अर्न कर रहा है। मीनवाइल जो बॉटम 50% है उसका शेयर रिड्यूस हो गया बाय टू 13%। सो जो टैक्स बर्डन है वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर वो इंक्रीज हो रहा है, उनको उतना इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ तो हो रहा है बट अप्रोप्रिएट जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा है, तो इस गैप को हम कैसे ब्रिज करेंगे?
जैसे कि बेसिक So ये एमिनिटीज हैं, हेल्थ में लिखे हुए केयर। हैं, जो 8% जीडीपी ग्रोथ रेट है, दिस इज द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। तो एक हम बात करते हैं कि, तो ये बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटेटिवली आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने की वजह से कितना जीडीपी इंक्रीज हुआ है, तो दैट इज एट 8% ग्रोथ रेट। और के शेप्ड का मतलब यही होता है कि कुछ सेक्टर्स में हमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और कुछ में वी आर सीइंग इवन नेगेटिव ग्रोथ, या वहां पे सब्सटैंशियल ग्रोथ या बायंसी देखने को हमें नहीं मिली। तो इट इज इन अ वे इट इज मिक्स्ड इन नेचर। तो कॉम्प्रिहेंसिव या इंक्लूसिव हम इसको नहीं बोल सकते। और उसके लिए अगेन हम स्टेप्स कि अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, बी इट फॉर द एमएसएमई सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे हम फॉर्मलाइज कर रहे हैं, या इवन जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन टू अगेन इंक्लूसिव वाला जो एलिमेंट है उसको हम कवर कर सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सेल्फ सफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं। देन हमने एसईजेड्स की बात करी, देश बिल की हमने बात करी। तो ये कुछ एलिमेंट्स जो हम बोल सकते हैं, और अगेन इसकी वजह से एक्सपोर्ट ग्रोथ में भी हमें हेल्प मिलेगी। और एग्रीकल्चरल सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, दी चैलेंजेस ऑफ दी हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, उसके लिए साथ के साथ साइमल्टेनियसली वी आर फोकसिंग अपॉन कि कैसे क्लाइमेट रेजिलेंसी पे हम फोकस करें, हाउ वी कैन रिड्यूस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्पेसिफिकली जो सब्सिडी एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, चाहे वो हम फर्टिलाइजर सब्सिडीज की बात करते हैं या एमएसपी पे भी हमने पूरा डिबेट किया है इन डेप्थ अगर हम बात करें। तो ये कुछ एलिमेंट है। तो हम कलेक्टिव ग्रोथ की बात करें और सर्विसेज सेक्टर की स्पेसिफिकली बात करें, तो वहां पे हम पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट सरप्लस अभी लास्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिला ऑफ दी ऑनगोइंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो कि रिकॉर्ड हुआ था अराउंड 0.8% ऑफ जीडीपी पे। Next is regarding Iran. Iran theocratic state unlikely to give space to popular reformist. True. क्योंकि ईरान के थियोक्रेटिक स्टेट है, मुल्ला रिजीम बोलते हैं इसको, क्योंकि उनके पास आईआरजीसी है, दैट आल्सो इम्पोजेस शरिया, और साथ ही साथ वो इंटरनल सिक्योरिटी इम्पोज भी करते हैं, इन्फोर्स भी करते हैं, रेगुलेशन भी करते हैं, प्लस पुलिसिंग भी करते हैं। तो वहाँ शरिया पुलिसिंग होता है। तो ओवरऑल टॉप डाउन मैकेनिज्म भी है कंट्रोल, बॉटम सब मैकेनिज्म कंट्रोल है। कैसे बॉटम सब है? आइडियोलॉजिकल बैकिंग बहुत ज़्यादा है ईरान को लगता है हर एक उसमें, उनको लगता है कि शिया इट इज दे आर ओनली माइनॉरिटी इन द कोट एंड कोट सुन्नी डोमिनेटेड वर्ल्ड, 10% ही है, और उसमें 99%, 98-99% शिया ईरान में। तो उनका एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड शिया को के बारे में बताना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो इसलिए बॉटम सब भी है। तो रिफॉर्मिस्ट रिजीम में अगर बात करेंगे विमेन राइट से लेकर के बाकी सब, तो इट बिकम वेरी चैलेंजेबल कि वो दिक्कत होगा। वो सऊदी अरेबिया तरफ नहीं जाएंगे, सऊदी अरेबिया तरफ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि थियोक्रेसी क्या होता है कि रिलीजन जो वहां पे जो प्रीस्ट स्लैश मुल्ला जो होंगे वो हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट रहते हैं। लेकिन सऊदी अरब में क्या है कि दो है, एक है कि रिजीम के जो प्रिंस हो गए, जो एक किंग हो गए प्रॉपर, तो पॉलिटिकल अलग हो गया, रिलीजन अलग हो गया, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो डिफरेंट हो गया, वो थियोक्रेटिक नहीं हो जो अ, सऊदी अरेबिया। इसलिए वहां पर रिफॉर्म हो सकता है अगर प्रिंस चाहे तो। इसलिए अभी प्रिंस जो सलमान है, ही इज टॉकिंग अबाउट मॉडर्नाइजेशन ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर द सऊदी अरेबिया 2030 विजन। इसमें विमेन को ड्राइविंग लाइसेंस मिला, ड्राइव कर सकती है, मेहर के बिना भी आप हज जा सकती है, घूम सकती है, ऐप जरूरत नहीं पड़ेगा ट्रैकिंग करने के लिए वाइफ को। तो अलग अलग एरियाज है, वहाँ नहीं हो सकता ऐसा मुश्किल। इकोनॉमिक हार्डशिप है, रिप्रेशन, इस्लामिक कोड भी ओवरऑल इन्फोर्स किया जाता है, डिसेंटर इज किल्ड। लेकिन एक इसका फोटो भी वायरल था ट्विटर में भी, जिसमें जो शियाइट के जो हेड ऑफ स्टेट है रोहिनी, तो
तो उनके जो प्रेसिडेंट है वो इन्फोर्स करते हैं शरिया अपने यहाँ, वो इन्फोर्स करते हैं बुर्का और निकाब, लेकिन कि उनकी बेटी और जो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है दे स्टडी इन यूएस, और सब सब वेस्टर्न ड्रेस में सब कोई। तो ये हिपोक्रेसी दिखाता है जो इस्टेब्लिशमेंट और वहां पर भी, कि आप खुद के लिए नहीं करते यार, अगर आपको इन्फोर्स किसी और के लिए करना है तो आप खुद पे अपने परिवार में करो पहले। ये सेम चीज दिखा है उसमें कश्मीर सेपरेटिज्म में भी, कि सेपरेटिस्ट के जो बच्चे थे वो पढ़ते थे यूके में, हार्वर्ड, फिर ऑक्सफोर्ड में, वहाँ यूएस में हार्वर्ड में, बाकी जगह, और बाकी जो कश्मीरी के जो लोगों थे उन लोग से पत्थर पे मरवाना, उनको बताना, आइडियोलॉजिकली उनको ब्रेन वॉश करना। तो ये डुअलिटी और एक हिपोक्रेसी दिखता था रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट में, तो वहां पे भी दिखता है। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्ट्रेंथनिंग द पंचायत। तो ये 16 फाइनेंस कमीशन में ऊपर बात किए थे कि ये ऑल जगह, हर जगह होना चाहिए, कि देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। किसके अंडर में आता है पंचायती राज? 243 ओ से लेकर पी, पी से पंचायत है इसलिए उसके पहले तक, ओ से लेकर पी, और पी से आगे म्यूनिसिपैलिटी होगा, और पार्ट 9 पंचायती, पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटी, 9B कोऑपरेटिव होता है। तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा? जब जो पंचायत लीडर जो इलेक्शन है उसको टाइमली करेंगे, इलेक्शन में ओवरऑल डायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है मेयर का या फिर पंचायती समिति के, जो भी होता नहीं है, ग्राम सभा खाली डायरेक्ट इलेक्शन है। तीसरा बात कर सकते हैं कि उनका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, टैक्सेशन पावर्स जीएसटी के अंदर कम हुआ है, सेस कम ले पा रहे हैं, वो बढ़ाया जाएगा, कैपेबिलिटी बढ़ाया जाएगा, स्किलिंग बढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजी का ओरिएंटेड, फॉर एग्जाम्पल भारत नेट प्रोजेक्ट हो गया, डिजिटल ग्राम पंचायत, सीएमएस, कॉमन सीएसएस कॉमन सर्विस सेंटर हो गया, इसमें अगर इन्फोर्स करेंगे तब वो बढ़ेगा। कंप्यूटराइजेशन ऑफ द कोऑपरेटिव पंचायती के अंदर में तब बढ़ेगा डिसेंट्रलाइजेशन, प्लस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस, बीडीओ का, डीसी का, इवन एमपी एंड एमएलए का। एमपी और एमएलए फंड इनको यूज किया जाता है पंचायत को इंटरवेंशन, फॉर एग्जाम्पल पंचायत देखे थे, अगर कोई देखा होगा अमेजन प्राइम में भी, या फिर देखा होगा सामने से भी, तो एमपी एमएलए फंड को कैसे यूज किया जाता है कि आप रोड बनाएंगे लेकिन आप वोट दिलवा, तो कहीं ना कहीं अगर ऑटोनॉमी होगा पंचायत का तो इंटरफेरेंस कम हो सकता है, क्योंकि वो भी इलेक्टेड ऑफिशियल है पंचायत भी। तो कब होगा? जब ग्रांट मिलेगा स्टेट से, जब ग्रांट मिलेगा गवर्नमेंट से, फाइनेंस कमीशन से मिलेगा, और दूसरा जब उनके पास खुद पावर होगा टैक्स डिवोल्यूशन और दूसरा टैक्स एक्सट्रैक्शन का, चाहे वो और लैंड एक का हम हो के साथ। पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्शंस भी, कि हर 5 साल में इलेक्शंस होना चाहिए। उसमें हम बात करते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, नॉट ईसीआई। एंड फाइनेंस कमीशन का आपने पॉइंट मेंशन कर दिया, 16th फाइनेंस कमीशन, तो उसमें भी स्टेट्स का एक आर्ग्यूमेंट ये है कि जो सेस है दैट शुड आल्सो बी मेड अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल डिविजिबल पूल। सो उसकी वजह से जो फाइनेंशियल या जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, फाइनेंशियल डेवल्यूशन टू स्टेट्स है, वो इंक्रीज हो सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली इसमें भी स्टेट्स के जैसे पावर्स हैं इन डिसाइडिंग कि कौन से सब्जेक्ट्स पे पंचायत लॉज या जो भी है रूल्स बना सकती है, तो वो स्टेट असेंबली के हाथ में होता है। तो उसमें भी 11th और 12th शेड्यूल है, 11th इज फॉर पंचायत, 12th इज फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। उसमें सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, बट अल्टीमेट पावर इज इन दी हैंड्स ऑफ स्टेट असेंबली। तो यहाँ पे भी हमें स्टेट टू स्टेट वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। एक और एक है बस पीटी के लिए, कि जो इलेक्शन कमीशन है उनके लिए दिया हुआ है 324 आर्टिकल, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, वो वहां पर नहीं मेंशन्ड है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो ईसी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट जो होता है, इनका भी रिमूवल सेम होता है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे होता है मेन सीईसी का भी। लेकिन इनका नाम है ना वहां नहीं दिया हुआ जहाँ पे इलेक्शन कमीशन का नाम है पूरा, कि 326 हो गया, 25 हो गया, 325, 324, उसमें नहीं। कहाँ पर है? मत, तो हाँ 243 वाले में ही है एक जगह है, चीफ ठीक है। इलेक्शन कमीशन। हाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है दोनों का ही। दोनों का है। हाँ, हाँ और अलग बाकी अलग। इलेक्शन भी है, लेकिन अलग अलग मेंशन है, वो एक जगह नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट। तो इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हिग्स बोसॉन थ्योरी होती क्या है, देन क्वार्क्स और टॉप क्वार्क क्या होता है, एंड इसके अलावा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो हिग्स बोसॉन थ्योरी जो है वो बेसिकली बताती है कि कोई भी पार्टिकल जो है वो हिग्स फील्ड के अंदर कैसे मास को एक्वायर कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, एंड देन कैसे वो लूज कर रहा है उस मास को। सो ये 3 चीजें कंफर्म की गई, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जो कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के थ्रू। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है उसको सर्न ऑपरेट करता है, दैट इज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। एंड वहां पे बेसिकली ये होता है कि किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है और बहुत हाई एनर्जी पे दोनों को कोलाइड किया जाता है, एंड उस कोलिजन के थ्रू जो साइंटिस्ट हैं वो उनके मैटर और फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वार्क्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बनाते हैं, एंड उसी की कैटेगरी में डिफरेंट टाइप का होता है टॉप क्वार्क, जिसका मास जो होता है और भी ज्यादा होता है, एंड वो काफी ज्यादा हैवी होते हैं, इसलिए वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंटिंग की बात हो रही है, एंड LHC को यूज करके उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जा रहा है यहाँ पे तो रिगार्डिंग। साइंटिस्ट की अगर बात करते हैं, डेवलपर, तो पीटर हिग्स हु डाइड रिसेंटली। सो हिग्स बोसॉन, इसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। और मेजर रोल क्या है मतलब हिग्स बोसॉन पार्टिकल का? तो फॉर एग्जांपल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उनको मास प्रोवाइड करने का फंक्शन जो है वो गॉड पार्टिकल करता है। और जैसे कि आपने अभी बोला कि जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा हिग्स फील्ड के साथ उतना ज्यादा मास होगा एक पार्टिकल का। हम्म हम्म चाइनीज रॉकेट इंजन में बात करते हैं तो इसमें एक बस इनाम है, तियोंगॉन 3 बस। कंपेरेबल टू स्पेस एक्स फैल्कन 9, मतलब बहुत बड़े रॉकेट है। लिक्विड प्रोपेलेंट फ्यूल इसमें यूज करते हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्पेस एक्स जैसे वही बात कर रहे हैं कि कमर्शियल स्पेस कंपनी को प्रमोट करे, तो नाम तियंग लॉन्ग ऐसा रहेगा, तो वो चाइनीज है। अलग अलग रहता है इसमें ओवरऑल। जैसे हम लोग देखते हैं ना, VLC को यूज किया होगा पहले, तो उसमें अगर ए बटन दबाने से ना 16:9 रेशियो होता है, 1:1 होता है, 2 ऐसे चेंज करना होता है। जब हाफ में मूवते थे तो हाफ दिखते थे, तो हम लोग बढ़ाते थे। तो वैसे ही IMX फॉर्मेट है। तो IMX फॉर्मेट में सबसे महंगा होता है इंडिया में, आई थिंक सिर्फ 5 या 6 जगह IMX है, और बाकी जगह नहीं। बाकी जगह नॉर्मल जो स्क्रीन रहता है उसको यूज करते हैं। ये लिखा तो हुआ है यहाँ पे, कमर्शियली यूज्ड इन फिल्म मेकिंग टुडे। सिनेमाज में जो है कमर्शियली IMAX फॉर्मेट है। तो इसमें IMAX कैमरा में, हाँ, लार्जर बल्कियर कंपेरेटिव टू स्टैंडर्ड सिनेमा कैमरा। और IMAX अगर दोनों तरफ में, अगर जैक स्नाइडर का अगर बैटमैन वाला नया वाला है जो है, उनका अगर दोनों तरफ में देखेंगे ना, तो IMAX वाला ज़्यादा वाइब्रेंट है, उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट है। तो इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा इमर्सिव लगता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो, इसलिए इसके। IMAX का फॉर्मेट होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उससे 10 टाइम्स ज्यादा होता है साइज और रेजोल्यूशन में। हम्म इसलिए IMAX नाम ही है, मैक्स, मैक्सिमम। साउंड क्वालिटी भी अच्छा है, डॉल्बी एटमॉस से लेकर के सब में। तो क्रिस्टोफर नोलन, रायन कुगलर, अदर हैव हु हैव कंटिन्यूड टू बूस्ट IMAX फिल्म फॉर्मेट। बहुत महंगा होता है, टिकट भी इसका कॉस्टली होता है। इंडिया में बहुत कम जगह है IMAX। We have completed for today. Thank you so much for joining everyone. Keep watching and keep learning with Ansarkari. Thank you.